नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को देख रहे थे। आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग ग्रहण के समय दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण कैसे होता है? ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है और इनके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो ये होता है सूर्य ग्रहण। जब इसकी किरणें पड़ती है तो ये सूर्य को ढक देती है। अब सूर्य को ढक देते तो इसके आसपास वाला हिस्सा दिखाई देता है और इस आसपास वाले हिस्से को कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। बहुत ज्यादा चमकीला होता है ये, इसलिए इसको खुली आंखों से देखने के लिए मना किया जाता है। सेम अगर आप चंद्र ग्रहण देखेंगे, चंद्र ग्रहण होता है रात के टाइम पे, तो ये आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सूर्य की छाया है वो पूरी तरह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक देती है। तो इससे क्या होता है, चांदनी रात में भी एकदम अंधेरा हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण होता है। तो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से उसको ढक ले। कई बार क्या है कि आधा ही ढकते हैं, जैसे ये पूरा चंद्रमा है तो कई बार क्या होता है पृथ्वी की छाया इस हिस्से से होकर निकल जाती है, फिर भी रात में एकदम अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिन में अंधेरे जैसा माहौल बन जाता है क्योंकि लाइट बिल्कुल कम हो जाती है, छाया बन जाती है। इस तरह से ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ये रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। पत्थर से बना हुआ है पूरा और उसमें पत्थर की कलाकारियां की गई है, मूर्तियां वगैरह ऐसी चीजें बनी हुई है। ये 1957 में बना था। इसका निर्माण 1957 में किया गया था और किसने किया था? नेक चंद ने। इन्होंने इस रॉक गार्डन का निर्माण किया था चंडीगढ़ में 1957 में। रॉक गार्डन का मतलब ये है कि रॉक पत्थर, पत्थर से बना हुआ गार्डन है, वहां पर पत्थर की कलाकारियां है, मूर्तियां वगैरह। गिर्द क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गिर्द क्षेत्र क्या होता है? जहां पर नदियों का पानी आता रहता है उसको गिर्द क्षेत्र कहा जाता है। नदियों के आसपास वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? स्वाभाविक रूप से सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी। तो जो गिर्द क्षेत्र होता है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? या सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि चीनी किससे बनेगी? गन्ने से। तो चीनी का कटोरा किसको कहेंगे मध्य प्रदेश में? नरसिंहपुर को। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है और यहीं पर गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, नरसिंहपुर में ही। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश का प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? साधारण सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 सीटें हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना खालिस्तान दिया हुआ है कि किससे होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सामान्यतः एक सामान्य सी एक पर्यावरण की परिभाषा है कि पर्यावरण क्या होता है। तो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र को पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें यही आंसर आएगा आपका। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से होती है, क्या होती है? पर्यावरण की रचना। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? ये घोषित किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 के अंतर्गत।
तो इसमें प्रश्न में सीधा आपसे यही पूछा गया है, सभी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। 1986, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। मेलेनोमा किसका कैंसर होता है? मेलेनोमा होता है मेलानिन से संबंधित कैंसर है ये। और मेलानिन कहाँ पाया जाता है? ये स्किन में पाया जाता है, त्वचा में, त्वचा से संबंधित रोग है ये, त्वचा का कैंसर है। जब अल्ट्रावायलेट रेज या इस तरह की कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर आपकी स्किन के संपर्क में आता है तो वो आपके मेलेनिन को डैमेज कर देता है और वहां पर स्किन का कैंसर होता है जिसको मेलेनोमा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर पे कोई असामान्य रूप से कोई तिल है या नया बन रहा है, कोई नया स्पॉट बन रहा है, तो इसकी आपको जांच करवानी चाहिए क्योंकि वो मेलेनोमा हो सकता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य था, इसलिए 1985 में गंगा कार्य योजना नाम से एक योजना शुरू की गई। प्रारंभ में इसको उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में शुरू किया गया था। क्योंकि गंगा इन्हीं 3 राज्यों से मुख्य रूप से बहती है। तो स्टार्टिंग में तो इसमें गंगा नदी को ही लक्षित करके इस योजना को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में, लेकिन दूसरे चरण में फिर जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनको भी शामिल कर लिया गया था। तो प्रारंभ 1985 से होता है इसका। कई बार पूछा गया है, ये एमपीपीएससी में भी प्रश्न बना था एक बार और पुलिस भर्ती में भी बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में एक अनुकूलन है जो उन्हें लंबी दूरी तक अपने बीज फैलाने में मदद करता है? लंबी दूरी तक बीज फैलाने में मदद करता है अगर उसके फल बिखर जाते हैं। हवा से बिखरे हुए फल किसी पौधे को लंबी दूरी तक अपने बीज फैलाने के लिए मदद करता है। निम्न में से कौन सा जुताई और हल चलाने का लाभ नहीं है? खेत को जब हल चलाकर मिट्टी को पलटा जाता है तो उसका लाभ नहीं है। तो इसमें लाभ नहीं के मामले में आता है मृदा अपरदन में वृद्धि, ये इसका लाभ नहीं है। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साधारण सा प्रश्न है कि एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो वयस्क मनुष्य की अगर बात करें तो उसमें 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, लगभग 270 से लेकर 300 तक हड्डियां होती है। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। तो डिपेंड करता है वो अलग अलग, 270 से लेकर 300 होती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ तो हड्डियां उसमें समाप्त हो जाती है, कुछ आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार 206 हड्डियां शेष रहती है। निम्नलिखित में से किस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, केवल पवन ऊर्जा को किया जा सकता है, ज्वारीय ऊर्जा को भी किया जा सकता है, और हाइड्रो ऊर्जा इसको भी किया जा सकता है। तो मतलब पवन ऊर्जा को भी कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को भी कर सकते हैं, और जो हाइड्रो पावर होती है, जलीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ऊर्जाओं को, गतिज ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल ऊर्जा। नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? क्या है नगर वन योजना? तो नगर वन योजना का उद्देश्य ये है कि शहरों में वन और उद्यान, जो गार्डन होते हैं, इनका विकास करना है। शुरुआत इसकी होती है 2015 से, पुणे में इसकी शुरुआत हुई थी।
स्टार्टिंग इसकी पुणे में हुई थी 2015 में, लेकिन 2020-21 से 2024-25 तक इसमें लक्ष्य रखा गया था। कौन सा? नगर वन योजना विकास का। इसमें 200 नगर वन, शहरी वन विकसित किए जाने का लक्ष्य था 2020-21 से, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। इसमें 200 नगर वन या शहरी वन विकसित करने की योजना है और 2027 तक लगभग 1000 नगर वन या शहरी वन विकसित करने की योजना है। तो 2024 तक 1000 नगर वन बनाने का लक्ष्य है और 2021 से लेकर 24-25 तक इन 5 सालों में 200 नगर वन बनाने की योजना थी। 2024-25 भी पूरा होने वाला है अब। और शुरुआत होती है इसकी 2015 में पुणे से, लेकिन उस समय इतना प्रभावशाली नहीं बना है। नगर वन इस शब्द को विश्व पर्यावरण 2020 की थीम के रूप में अपनाया गया था और 2020-21 से ही इस नगर वन योजना को लागू किया गया प्रभावी रूप से। तो अगर इसका लागू होने के अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये 2020-21 से लेकर 24-25 तक। शुरुआत अगर इसकी स्टार्टिंग से ही माने तो 2015 में पुणे में नगर वन योजना लागू हो गई थी, इसी को अपनाया गया था। बीज क्षितिज या मृदा प्रोफाइल की मध्य परत किससे समृद्ध है? मध्य परत की बात हो रही है। सबसे ऊपरी परत तो ह्यूमस से होती है, लेकिन अगर मध्य परत की बात करें तो बीच में मिनरल्स मिलेंगे आपको, खनिज से समृद्ध होती है। और पीछे इस टाइप का एक प्रश्न हम देख चुके हैं कि मृदा की कौन कौन सी परत होती है और किस परत में क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है? अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है कि संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। अलैंगिक में क्या होता है? जैसे कुछ किसी जीव का सीधा विभाजन हो जाना अलैंगिक है, पत्ती से ही प्लांट बनना अलैंगिक है। तो इसमें जिस तरह का पौधा मदर प्लांट है या जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है, सेम दोनों जो उससे बनेंगे नए जीव, सेम अपने जो पेरेंट सेल है उसी तरह की होगी, तो वो आनुवांशिक रूप से समान होती है। अलैंगिक फूल वाले पौधों में नहीं होता है, आनुवांशिक विविधता नहीं बढ़ती है क्योंकि इसमें कोई बाहरी जीन आने की संभावना नहीं होती है। नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है क्योंकि इसमें लैंगिक जनन होता है ये। अब अगर अलग अलग युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है तो इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं बढ़ती है। और लैंगिक जनन में प्लांट की अगर बात करें तो फूल की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों इसके आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है। निम्नलिखित में से किस किंगडम में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो मोनेरा, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर को किसके लिए जाना जाता है? तो अगर आप प्रशांत महासागर को देखोगे तो इधर एक तरफ एशिया रहता है, ये वाला हिस्सा एशिया वाला है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर वाला हिस्सा दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला हिस्सा
ऑस्ट्रेलिया का है, और ये बीच में जितना हिस्सा है ये प्रशांत महासागर है। इस हिस्से में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप इस क्षेत्र में ही आता है। लगभग मैक्सिमम सारे भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में। इसको ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप का क्षेत्र कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर को ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के लिए जाना जाता है। नागालैंड और मणिपुर निम्न में से किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो अगर आप सीमा साझा करने के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें अगर भूटान को देखोगे तो इसमें असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इन राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। और इसमें क्या पूछा है? नागालैंड और मणिपुर। तो असम, भूटान तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आता है। चीन की अगर बात करें तो चीन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये आएंगे। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आएंगे। म्यांमार की सीमा की अगर बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आते हैं। तो नागालैंड और मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो इसमें म्यांमार की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल ये आपके बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं, लगभग 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख। इस तरह से ये 3488 किलोमीटर चीन के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1683 किलोमीटर है। नेपाल और पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से मिलती है और कितनी सीमा है ये आपको निकालना है। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर वैसे तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश की अगर बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ अष्टमुखी शिवलिंग होती है, और मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी पशुपतिनाथ मंदिर है। किस मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना लागू की थी? तो राष्ट्रीय क्रेच योजना
छोटे बच्चों और महिलाओं से संबंधित है, स्वाभाविक बात है कि वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको लागू करेगा। क्या होता है क्रेच? क्रेच मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं उनको एक ऐसी व्यवस्था करनी, ऐसा कमरा जहां पर महिलाएं आराम से बैठकर अपने बच्चों को फीडिंग करा सके। धन प्रेषण के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? धन प्रेषण के मामले में या रेमिटेंस के मामले में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। क्या होता है धन प्रेषण? धन प्रेषण ये होता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है और वहां पर पैसे कमा रहा है, तो विदेश में पैसे कमाता है वो डॉलर वगैरह विदेशी मुद्राओं में, तो यहाँ से कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों के पास भेजता है। तो भारत के बाहर से भारतीय व्यक्ति द्वारा कमा करके भारत में जो धन भेजा जाता है, या किसी भी देश का नागरिक अगर कोई विदेश में रहकर के धन अपने देश भेज रहा है, उसको रेमिटेंस बोला जाता है, धन प्रेषण। तो इस मामले में भारत पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा भारतीय व्यक्ति बाहर से पैसा कमा करके भारत देश को भेज रहे हैं या अपने देश को भेज रहे हैं, इसीलिए ट्रंप नाराज है। H1B वीजा और प्रवासी मामले ये इसीलिए मुद्दे बने हुए हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पर भारत के लोग बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय तो था आपका कर्जन। इसके समय में ये विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, लेकिन इसको बनाने में जो सुझाव दिया था वो रेले आयोग ने दिया था। रेले आयोग 1902 में बना था। इस रेले आयोग की सिफारिश पर कर्जन के टाइम पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना, किस वायसराय के समय बना, किस आयोग की सिफारिश पर बना, तीनों प्रश्न बनते हैं। लोकमान्य तिलक के नाम से लोकप्रिय कौन कार्यकर्ता और शिक्षक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई? तो वैसे तो देखा जाए तो प्रश्न में बता दिया है कि कौन व्यक्ति है, ये बाल गंगाधर तिलक है। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। और जो विनोबा भावे है इनको आचार्य कहा जाता था, आचार्य विनोबा भावे। गीजर की घाटी किस देश से संबंधित है? तो गीजर घाटी ये आपके रूस से संबंधित है, रूस में स्थित है। ये था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा में ये कुछ सहयोग करेंगे, आपको पेपर का एक आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।